मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यूपी से हूँ, यूपी वाले बहन एक नंबर के दौरे के। सर मैं 36 मुस्लिम एरियाज में गया हूँ। जैसी बात सरिया पे, 3 तलाक पे या हलाला पे कर दो ना, आपकी गिरवान पकड़ के मारने को चढ़ जाते हैं। अरे यूपी हार क्यों गए मोदी जी यार? हारेंगे यूपी में, वो क्या करेंगे मोदी जी? काम ही नहीं किए हैं, लोगों का घर तोड़वा देंगे, बिल्डोजर चलवा देंगे। मैंने सवाल किया कि भाई साहब आप अयोध्या गए हो? जवाब नहीं दिया। ये आपने पूछा रामपथ कितने किलोमीटर का है? भाई ने जवाब नहीं दिया। बोल रहा है वहाँ पर घर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। आपको पता है? मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों पे रोक लगाओ, ध्रुव राठी जैसे लोगों पे रोक लगाओ। लोग बोल रहे हैं अयोध्या हार गए, जहाँ इतना भव्य कार्यक्रम किए थे, राम मंदिर बनवाए थे। मेन जो कांग्रेस का जो 8,000 जो महिलाओं को खाते में पैसा आने का मुद्दा रहा है और कास्ट का मुद्दा रहा है, वो चल गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने परिणाम के साथ वो संदेश छोड़ गया कि तीसरी बार फिर से मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, उसी के साथ कई बड़े ऐसे सवाल भी खड़े हो गए जिसकी जवाब जनता अब भी चाहती है। चाहे वो यूपी हो, चाहे यूपी में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें फैज़ाबाद अयोध्या की, तो वहाँ ऐसा क्या गलत हुआ और साथ ही साथ देश किस ओर जा रहा है जब देश के जेल में बैठा अमृतपाल सिंह, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, वो जीत सकता है। इंजीनियर शाहिद जो कि आपका जम्मू कश्मीर से है, वो जीत सकता है जेल में रह के। तो एक एक्स IPS ऑफिसर अन्नामलाई, जिसे फ्यूचर PM के रूप में देखा जाता है, वो कैसे हार गया? ऐसी तमाम सवालों के साथ जनता जो आज हमारे चैनल पे आई है हमें देखने के लिए, इसका हम जवाब देंगे आपको। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं इस देश के। तो सर पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोकसभा 2024 का माहौल देखा आपने, आपको देख के क्या ऐसा लगा था कि बीजेपी जिस पोजीशन पे है वैसा ही रिजल्ट आने वाला है? देखो, लग तो नहीं रहा था, लेकिन जनता जनार्दन का हर फैसला स्वीकार्य होना चाहिए। अब EVM की लाज बच गई। देखो, NDA की तो तीसरी बार भी सरकार बन रही है, मोदी प्रधानमंत्री है सर्वसम्मति से। राष्ट्रपति जी को लेटर सौंप दिया गया है। आज नीतीश कुमार जी चरण स्पर्श कर रहे थे मोदी जी के। आज चिराग पासवान भी थे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, विकसित भारत के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। आज ये देश मजबूत है तो मोदी जी की वजह से। पवन कल्याण ने कहा, बांसुरी स्वराज जी के सर पे हाथ रखा उन्होंने, क्योंकि सुषमा स्वराज की बेटी है, दिल्ली से जीती है। दिल्ली की 7 सीटें मोदी ने जीती है, हिमाचल की सारी सीटें जीती, उत्तराखंड की सारी सीटें जीती, मध्य प्रदेश की सारी सीटें जीती, गुजरात की बस एक सीट छोड़ के सारी सीटें जीती। तो यह भी तो सोचो आप, कांग्रेस के बारे में मोदी जी ने आज कहा कि 2014 में कांग्रेस 52 लाई, 2019 में 44 और अब 2024 में 99, इतना 195 के आसपास टोटल बनता है। इस बार हम 241 सीटें जीते हैं, इतना भी नहीं कर पाए वो। तो क्या परफॉर्मेंस है उनका? जो कहा जा रहा है कि मोदी इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है कि गठबंधन के साथ सरकार चलाने वाले हैं और मोदी अब उस तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे कैबिनेट में। आपको क्या लगता है? ये फेक स्टोरीज हैं। आज बोला है मोदी जी ने कि मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज़ पे मत जाना और सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो देखना, और कोई बड़ा मिनिस्टर बनने का कोई ख्वाब दिखा रहा है तो उस पर ही मत जाना, क्योंकि सब कुछ फैसले होंगे, हम बैठ के करेंगे, उसमें होंगे। विकसित भारत के लिए सरकार चलेगी, कोई रुकावट नहीं आने वाली। सब ने आंख बंद करके समर्थन दिया है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने, भविष्यवाणी भी किया 2029 में मोदी प्रधानमंत्री होंगे। नीतीश बाबू ने यह भी कहा कि पहले की सरकारों ने भी कुछ नहीं किया और ये लालू, चारा चोर, RJD के लोग या कांग्रेस के लोग ये कुछ करते भी नहीं है। इनका कोई विजन नहीं है डेवलपमेंट के लिए। एक होता है ना विजन, ये हमेशा मोदी को गाली देते रहे, EVM को कोसते रहे, तानाशाही बताते रहे। कभी एक बार ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में चल रही है, हमने इतना काम किया है, मोदी जी करके दिखाओ। अरे तुम गुजरात से आगे निकल के दिखाए, तो तेलंगाना में सरकार चल रही, क्या कर रहा है? कहने का मकसद ये, मोदी गुजरात मॉडल के दम पे दिल्ली में प्रधानमंत्री बने थे और आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल। गुजरात मॉडल की बात की आपने, इसी के साथ साथ आपने 5 राज्य भी गिनाए जहां बीजेपी पूरे तरीके से क्लीन स्वीप लेके गई। ये 5 राज्य कहीं ना कहीं यूपी के आसपास, यूपी के बॉर्डर पे ही पड़ते हैं। यूपी में ऐसा क्या हो गया? देखिए, यूपी में जातीय समीकरण काम कर गए। हिंदुओं को बंटना छोड़ना पड़ेगा,
हिंदुओं को यूनाइट होना पड़ेगा और आने वाला चुनाव सोच समझ के लड़ेंगे। अब भाजपा के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो जाएंगे और ज़्यादा। इस बार लापरवाही होगी थी, सबको पता चल गया था। अब की बार 400 पार। लापरवाही मतलब? हाँ, मोदी जी जीत रहे हैं, सबके दिल और दिमाग में आ गया था। पूरा सिस्टम एक तरीके से वन साइडेड हो गया था, ऐसा समझे। और लोग, कोई छुट्टी मनाने चले गया, कोई वोट डालने नहीं गया, कोई लापरवाह हो गया, कुछ फेक न्यूज़ चले। 17 यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब के 17 एम्प्लॉइज़ मोदी को शैडो बैन कर चुके थे। मोदी सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, जैसे आप सरकार फॉर्म करोगे, फेक न्यूज़ पे एक तो रोक लगाओ, मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों पे रोक लगाओ, ध्रुव राठी जैसे लोगों पे रोक लगाओ। आपके खिलाफ कोई यूट्यूब का एम्प्लॉई आगे से साजिश ना कर पाए, ऐसी कार्रवाई करो। भारत में यूट्यूब बने। भारत का जैसे सैटेलाइट है, सुपर कंप्यूटर है, हमें और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। बात तो उसी पे आ गई ना कि आप सामने वाले को बोलने की आज़ादी नहीं दे रहे हो। आत्मनिर्भर भारत, देखो अगर बोलने की आज़ादी नहीं होती तो कांग्रेस 99 नहीं जीतती, इंडिया अलायंस इतना बड़ा नंबर नहीं लेके जाता। सोच के देखो, बोलने की आज़ादी है, चुनाव लड़ने की भी आज़ादी है, और मोदी को गाली देने की भी आज़ादी है। मर जा मोदी नारे किसने लगाए थे? कांग्रेसियों ने। यहीं पे पवन खेड़ा वगैरह ने एयरपोर्ट पे, बताओ कुछ किया मोदी ने? मोदी को कितनी गाली दी गई, कितने अपशब्द बोले गए, बताओ मोदी जी ने कभी उन्हें कुछ प्रतिक्रिया भी दी हो? और सर, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, देश जा किस तरफ रहा है? जेल में बैठे हुए लोग जीत रहे हैं, एक बंदा जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जिसे फ्यूचर पीएम के रूप में देखा जा रहा है, वो हार रहा है। अमृतपाल की आप बात कर रहे हो, खालिस्तान का उन्होंने नारा लगाया था, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी। एक रेडी पे वो थाने तक पहुंच गए थे एक व्यक्ति को छुड़वाने के लिए, और उनका विरोध भी हुआ बाद में। और जब वो अरेस्ट हुए तो किसी ने विरोध नहीं किया, एक्सेप्टेंस थी। लेकिन उनका जेल में रहते हुए एमपी बन जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब रेडिकलाइजेशन हो रहा है पंजाब में। दूसरा, इंजीनियर राशिद का नाम आपने लिया, वो ISI का एजेंट भी रह चुका है, वो बहुत एंटी इंडिया गतिविधियाँ कर चुका है। कहाँ पे? कश्मीर में। वो बंदा भी जेल में रहते रहते जीत गया, तो दुर्भाग्य है। लेकिन बहुत सारी बातें सर आगे सामने खुलेंगे और मोदी जी नेतृत्व करेंगे, और आने वाले समय में युवा ही देश का नेतृत्व करेगा। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? ललित मालकोटी। क्या लग रहा है देख के? इलेक्शन खत्म हो गया और मोदी जी को सीट आ गया, बना भी रहे हैं, पर मोदी जी उतने सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे? आपको क्या लगता है? मोदी जी एक सशक्त प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ। और रहेंगे, बने 5 साल तक। हाँ। और विदेशों से भी जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन्होंने भी बधाइयाँ दी हैं। तो छोटे मोटे विदेशी नागरिक नहीं है वो। हाँ, लोग बोल रहे हैं अयोध्या हार गए, जहाँ इतना भव्य कार्यक्रम किए थे, राम मंदिर बनवाए थे, वही हार गए। तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, जब अयोध्या जी ही आपको, राम को हम लाए हैं, राम हमको लाएंगे कहा जा रहा था, राम ही आपको नहीं चुन रहे हैं, तो जनता कहाँ से चुन? देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलता हूँ और शॉर्टकट में बोलता हूँ, जनता अपने आप समझ जाती है और आप भी समझ जाते हो मेरे उत्तरों को। जो ये कहते हैं कि अयोध्या हार गए, उन्हें उड़ीसा नजर नहीं आता, उनको उड़ीसा नजर नहीं आता। उड़ीसा में सर राम मंदिर थोड़ी ना बना था। आप मेरी सुनिए तो सही बात। जहाँ कभी विजय नहीं थी, जहाँ कभी सीटें नहीं मिलती थी, आंध्रा जहाँ पर सीटें नहीं मिलती थी, तेलंगाना जो तमिलनाडु यहाँ कभी इतनी सीटें नहीं आती थी, क्या ये विपक्ष वाले वहाँ भूल जाते हैं? वहाँ का नाम नहीं लेते ये लोग, कोई वहाँ ये जीते हैं बहुमत से। मैं ये कहना चाहता हूँ, अयोध्या का हारने का कारण एक तो उन लोगों ने, जो अखिलेश जी या राहुल ने संविधान की प्रतियां दिखा दिखा के लोगों को गुमराह किया है। अयोध्या और अयोध्या के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये जातिवादों में बटा हुआ है। सबसे बड़ा कारण ये है, इन्होंने वो संविधान की प्रति दिखाई। अगर 400 से ऊपर आए तो मोदी जी संविधान को बदल देंगे और साथ में वो योगी जी को हटा देंगे। योगी जी को मैं यही पूछने वाला था। देखिए, मैंने आपको, मेरे उत्तर मिल जाएंगे संक्षिप्त में। बिल्कुल। तो मैं योगी को हटा देंगे और जो CAA कानून है वो लगाएंगे यहाँ पर धारा। और दूसरी बात है, जिससे आप लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर उनको मालूम होना चाहिए, जनता को भी मालूम होना चाहिए कि वो भ्रमित होगा तो कोई बात नहीं है। जो इन्होंने 1-1 लाख के सर्टिफिकेट बांटे हैं, 8-8 हज़ार के सर्टिफिकेट बांटे हैं, आज वही लोग उनके पास जाके खड़े होके कह रहे लाइए लाख रुपए दीजिए, महिलाएं कह रही हैं लाइए 8,500 रुपए दीजिए। अरे तो जीतेंगे तब ना देंगे, जब जीता ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? जो जीते हैं उनके लोकसभा के, क्या उनको फंडिंग नहीं मिलती है? किस मुंह से उन्होंने बोला था?
या तो उनको बोलना चाहिए अगर हम जीते तो आए तो हम तब देंगे। उन्होंने कैसे ऐसे अब बरगलाया उन्होंने। आपको लगा उन्होंने बरगलाया? हाँ तो बरगलाया। तो अब ये क्या कहानी हुई कि हम जीतेंगे तो देंगे। 5 साल सरकार चलेगी या नहीं, आज ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। मुझे 5 साल का तो पता नहीं, बस एक चीज का पता है कि इस बार जितने डिसीजन होंगे जो हमारी उम्मीद से उससे सख्त डिसीजन होने वाले क्या हैं। बात कर रहे हैं आप? वो तो 400 पार था तब होता ना। ना ना ना, कभी कभी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाती है। क्योंकि पहली बार उनके ये फायदा मिल रहा है कि कोई गलती को दूसरे के मत्थे मढ़ सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? साथी दमदार है, इसलिए मोदी सरकार है। और जो आप बात करें ना 5 चलेगी नहीं चलेगी, इस जनता ने जो ये बहुमत दिया ना, इसको बहुत काटने की नोक पे दिया है। अच्छा। ये जो कहते थे देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, तो इसी जनता ने विपक्ष मजबूत बिठाया है। संसद के पटल पर जब जन कल्याण योजना आएगी, अब पता लगेगा कि सदन में बहिष्कार करेगा या उसका समर्थन करेगा। जो बात विपक्ष हमेशा घड़ियालू आंसू बहाते थे जनता के, जो कहते थे कि हमें काम नहीं करना देना, हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो जनता ने विपक्ष को भी भेजा है और 292 का एनडीए को पूर्ण गठबंधन की सरकार दी है। देश कहाँ की ओर जा रहा है? अमृतपाल सिंह और ये आपका इंजीनियर शाहिद जेल से बैठे बैठे लोग जीत रहे हैं। यहाँ एक IPS ऑफिसर हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी कहा जाता है फ्यूचर में, वो नहीं जीतते हुए दिखाई दिए, वो पूरे तरीके से हार गए। अयोध्या जी, जहाँ सबसे ज़्यादा राम लल्ला राम लल्ला राम लल्ला राम लल्ला राम लल्ला ही स्वीकार नहीं किया। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कि अमृतपाल जैसा एक आतंकवादी, इंजीनियर साजिद रशीद जैसा एक आतंकवादी हिंदुस्तान में जीत जाता है, और अन्ना मलाई जैसा पूर्व IPS पढ़ा लिखा युवा राष्ट्रभक्त हार जाता है। तो ये दुर्भाग्य अन्ना मलाई का नहीं है, ये वहाँ के वोटरों का है। जी ठीक है, अब हम अयोध्या पे आते हैं। अयोध्या के अंदर में सर वोट समीकरण को हमें समझना पड़ेगा, जातिगत समीकरण को समझना पड़ेगा। अयोध्या के हिंदुओं को जो लोग आज गाली बक रहे हैं, उनकी मंशा ये नहीं है, वो मोदी समर्थक नहीं है। या तो वो भावनाओं में आ चुके हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है और बक रहे हैं, या फिर उनको समझ ही नहीं है कि, और वो मोदी के विरोधी हैं और एजेंडा चला रहे हैं ताकि मोदी समर्थक जो इमोशनल लोग हैं वो मोदी के और खिलाफ हो जाएं, योगी के और खिलाफ हो जाएं, इसलिए वो ये एजेंडा चला रहे हैं। अयोध्या में 25 लाख वोटर में से जी मात्र 58,000 वोटों से आ रहे हैं। 25 लाख वोटरों में से आधी वोट तो इधर भी पड़ी है ना सर, और 4,95,000 तो कोर मुस्लिम वोट ही थी, तो इसको तो आप नहीं नकार सकते हो ना। पर मोदी तो कह रहे थे ना कि हम सबका साथ सबका विकास है। वहाँ पे जो ये बुरखे में घूम रही थी वो लोग भी कह रहे थे कि हमें इससे आज़ादी मोदी दिलवाएंगे, 3 तलाक मोदी हटवाए हैं। सर मैं 36 मुस्लिम एरियाज में गया हूँ। जैसी बात सरिया पे, 3 तलाक पे या हलाला पे कर दो ना, आपकी गिरवान पकड़ के मारने को चढ़ जाते हैं। और ये तो मोदी जी का बड़प्पन है कि वो सबको लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये लोग आज भी मोदी जी को अपना नहीं पाए, ये आज भी मोदी को अपना नहीं पाए। ये समस्या है इन लोगों के साथ में, समझ गए। लेकिन हमें नेगेटिविटी में ना घुसते हुए पॉजिटिविटी में देखना चाहिए कि ठीक है, 2 बार जिस उत्तर प्रदेश ने हमें पूरा मैंडेट दिया, इस बार उसने हमें आधा मैंडेट दिया है, आधी सीटों के साथ में हमें फिर से वो किया है। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश का आभार है हमारा, फिर भी आभार है क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की है। भगवा ध्वज लहरा रहा है, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री है। देश के अंदर में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, भगवा ध्वज देश में भी लहराएगा और हमें उनका आभार करना चाहिए। मैं मानता हूँ 58,000 से हार गए, लेकिन अगर मैं 58,000 हटा दूं 25 लाख में से, तो उनके लिए क्या बोलोगे? क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से हैं। अरे यूपी हार क्यों गए मोदी जी यार? ये सर क्या बोले, मोदी जी तो हारेंगे यूपी में, वो क्या करेंगे मोदी जी? काम ही नहीं किए हैं, लोगों का घर तोड़वा देंगे, बिल्डोजर चलवा देंगे। क्यूटो बोला जा रहा है। जब अखिलेश यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था पुलिस का वाराणसी है क्यूटो, उसको हरा ही नहीं सकते हैं, फैजाबाद को हरा ही नहीं सकते हैं। नहीं,
हर जगह से हारेंगे मोदी जी ने काम नहीं किया, जो काम नहीं किए उसी का परिणाम आ रहा है। क्या काम नहीं किया है? क्या काम किसको मानते हो आप? हुआ क्या था? काम किसको मानते हो, पहले जवाब दो, घुमाना नहीं है। अयोध्या में इन्होंने जो मंदिर बनवाया और जो जगह वहाँ खाली कराया, लोगों के मकान टूट गए। लोगों को वादा किया था कि हम फ्लैट देंगे, घर देंगे, जमीन देंगे, कुछ दिया नहीं। रामपथ कितने किलोमीटर का है? क्या रामपथ कितने किलोमीटर? मैंने तो माप नहीं किया उसका। मैं बता रहा हूँ, सुनो, 12 किलोमीटर का जो रामपथ है। मैं आप गए हैं अयोध्या? नहीं, मैं अयोध्या, सर मेरी बात सुन लो, आप गए हैं अयोध्या? जवाब दीजिएगा। अयोध्या में राम नहीं, राम तो हर जगह है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर रहा। अयोध्या में ही राम रहते हैं, राम तो दिलों में रहते हैं लोगों के, राम तो घर में भी है। तो सरकार बन रही है हमारी, कहाँ बन गई तभी सरकार हमारी बन रही है। सरकार 9 तारीख को शपथ ले रही है। अब मोदी जी को सीख मिली है, मोदी जी कुछ अच्छा काम करें, या तो कहीं जाए गंगा जी नहाने के लिए, ठीक है नहीं? अब सुन लो, नहाते हुए दिखे। अब सुन लो, नहाते ही नहीं ये है ना। जो सगुफे छोड़ रहे हैं ना, मैंने क्या बोला था? हाँ, अयोध्या से हिंदुओं को विमुख कराने के लिए ये विपक्षों की साजिश है। इस भाई से मैंने सवाल किया, कैमरा दिखा दो भाई का चेहरा। मैंने सवाल किया कि भाई साहब आप अयोध्या गए हो? जवाब नहीं दिया। ये आपने पूछा रामपथ कितने किलोमीटर का है, भाई ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, बोल रहा है वहाँ पर घर तोड़ दिए, ये तोड़ दिया। आपको पता है मैं अवध क्षेत्र से आता हूँ। सुनो, अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो। अयोध्या के अंदर में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हाईवे बने हैं या मंदिर बना है, जहाँ पर चौड़ीकरण किया गया है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने सर्कल रेट से 6 गुना ज्यादा पैसा दिया है। और उसके बाद ये दोगले लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं। मोदी जी क्या सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे या फिर कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे? कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो 400 का नारा दिया था वो 400 फुस हो गया, तो 400 पार 300 400 पे अटके हुए वो आदमी अपना बना गया वहाँ पे सरकार। आप लोग 400 नहीं, सरकार तो बना रहे हैं तोड़ की। अगर जो गठबंधन वाले अगर छोड़ देते हैं तो सरकार अकेले दम पे मतलब छोड़ तो नहीं रहे, आपको छोड़ देंगे तब आप कहाँ जाएंगे? आज मोदी जी समर्थन मांग रहे हैं, जा जाके कर रहे हैं बगल वालों से, टीडीपी वालों से, जेडीयू से, टीडीपी से। एक सेकंड, यही एजेंडा तो हमारे खिलाफ गया है, जो आप लोगों ने छोटा छोटा चलवा दिया है। और ये कह रहे हैं कि समर्थन मांग रहे हैं। नहीं, एनडीए 292 आई है, एनडीए जिसके साथ लड़े थे पहले से ही गठबंधन में। और जो विपक्षी था इंडी गठबंधन, सुन लो ना भाई साहब, इंडी गठबंधन 233 पे सिमट कर रह गया है। तो देश की जनता का मैंडेट सीधे सीधे मोदी के साथ पता है, उनको पता है, क्योंकि अगर हम जाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि पहले भी राजस्थान की सरकार तोड़ी गई है, गुजरात की तोड़ी, सॉरी महाराष्ट्र की तोड़ी गई है, और अपने क्या नाम मध्य प्रदेश की तोड़ी गई है। तो सबको पता है कि क्या करने वाले हैं। और सुनो, इसी सरकार में आते सब दूध के धुले हो जाते हैं। अच्छा, आप सुविधा अधिकारी कौन है? वॉशिंग मशीन बोलना चाह रहे हैं? सुविधा अधिकारी कौन है? अजित पवार कौन है? आज मंत्री बने। जवाब दूंगा ये फिर भाग जाएंगे। सवाल अच्छा है पर इनका नहीं, सवाल अच्छा नहीं है। अजीत पवार कौन है? सवाल अच्छा है ही नहीं। कैसे? आज ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इनका सवाल। 17,000 आज इनका ये सवाल सुनो, अब जवाब लेके जाओ, जवाब सुन लीजिए, अब जवाब लेकर जाओ। इन्होंने बोला सब फंसे हुए हैं और सबको पता है कि उनके ऊपर केस चल जाएगा। अरे भाई, जब तुम कह रहे हो कि वो भाग जाएंगे और सरकार ही नहीं बनेगी तो केस कौन चलाएगा? घंटा कुछ भी बोलते हैं ये लोग, इनके पास तर्क नहीं है। आएंगे, अनर्गल बातें करेंगे, और आप लोग इनकी ये छोटी छोटी जो क्लिपें चला देते हो, और उसके बाद में ये उसमें से डाउनलोड करके उतना सा पार्ट चला देते हैं। ये हमारे अगेंस्ट गया और कुछ नहीं। अगेंस्ट गया। आपका क्या नाम हुआ जी? आपका देश के युवा हैं आप, क्या लगता है आपको देख के मोदी युवा के लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई एक इतना बड़ा मुद्दा था जिसके खिलाफ बोला जा रहा है, जिसपे सरकार ये जो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा। यूपी से हूँ, यूपी वाले बहन एक नंबर के दोगले निकले भाई। गाली क्यों दे रहे हो? सॉरी सर, लेकिन एक नंबर के दोगले निकले हैं भाई। दिल्ली वालों ने दिल खोल के वोट दिया है, 7 सीटों से जिताया है भाई। तो क्या वजह है? कुछ वजह है तभी ना नहीं दिए हैं। पता नहीं, आज तक 10 सालों में उन्होंने उतना किया, किसी ने नहीं किया होगा। इतनी सरकार किसी ने नहीं किया। मतलब ये बेकार में अखिलेश की सरकार थी वहाँ पे ना? नहीं थी तो थी, हर किसी की होती है, लेकिन मोदी की सरकार में बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि पहले कुछ लोग बाहर निकलने से डरते थे, अब नहीं निकलते। यूपी में ये हुआ है, जैसे अखिलेश की सरकार थी उस टाइम पे यूपी की, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं एक यूपी के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। उस टाइम पे लाइट, गांव में ग्रामीण लोगों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लाइट की सुविधा चाहिए। उस टाइम पे लाइट की सुविधा ऐसी थी, अभी दिन का हफ्ता चल रहा है, फिर रात नाइट का हफ्ता चल रहा है। इस टाइम पे अभी आपके गुड़गांव और दिल्ली में लाइट नहीं चल रही, क्योंकि उससे बढ़िया हमारे यूपी में लाइट चल रही है। 24 घंटे में 22 से 23 घंटे लाइट आ रही है। एजुकेशन की सुविधा बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है, सड़कें सारी अच्छी बनी
हुई है, और क्या चाहिए। देश जहाँ किस तरफ रहा है जी? कोई जेल से बैठ के लड़ रहा है, वो जीत जा रहा है, कोई ग्राउंड पे काम कर रहा है, एक्स IPS ऑफिसर रहा है, भाई UPSC क्रैक करके वो बंदा बैठा है, उसको पॉलिटिक्स से लेके जियो पॉलिटिक्स हर चीज़ का नॉलेज है, वो ग्राउंड पे रह रहा है और वो हार जा रहा है। देखिए, मैंने वही कहा ना कि किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से दो तरह का दायित्व होता है, व्यक्तिगत दायित्व और सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व में अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई केयर करना, मतलब पूरे परिवार रिश्तेदार का केयर करना, उसको जो है उसके विकास में सहयोग करना, पारिवारिक विकास। जी बिल्कुल। सामाजिक दायित्व का मतलब कि समाज में यदि गलत हो रहा है उसका विरोध करना, कोई अच्छा काम होने वाला या हो रहा है तो उसमें आप जो है योगदान करिए। वही हाल कि राष्ट्र के प्रति भी आपका योगदान होना चाहिए। बहुत पहले मैंने एक लाइन लिखा था, मैं सरसरा क्या वो कहता हूँ कि उठो भारत के सपूतों, पुनः नव निर्माण करो, जन जन के जीवन में पुनः नव संचार करो, और जागो देश के नौजवानों, स्वराष्ट्र हेतु भी कुछ योगदान करो, खाली अपनी बात मत करो, स्वराष्ट्र हेतु भी कुछ योगदान करो। और कीचड़ हो गया बहुत देश में, आओ सब मिल साफ करो, उठो भारत के सपूतों, पुनः नव निर्माण करो। तो मतलब सिर्फ अपने ही मत सोचो कि हमारी पढ़ाई लिखाई बस हमको नौकरी नहीं मिली। अरे आपको मर चलिए, मिली नहीं मिली ठीक है, मिलना चाहिए, लेकिन आपका राष्ट्र के प्रति क्या योगदान है? जो आपने कहा देश किधर जा रहा है, देश जो है आज, वो आपने कहा कि जेल में बैठा हुआ एक अपराधी जो जेल में है वो जीत जा रहा है, और वहीं पे एक जो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी हार जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो देश में है, एक लेवल तक लोग बढ़े हैं, उनकी सोच बदली है, लेकिन अभी भी बहुत सारी विकृतियां हमारे यहाँ फैली हुई हैं कि जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति या मतलब अपना विकास चाहते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए 400 पार का जो नारा लगा था, चलिए 240 मिला, या मतलब गठबंधन को लेकर के 294 मिला, तो 303 हो गया है। हाँ 303 हो गया है। तो वो एक बात है, जनता ने जो आदेश जनादेश दिया, चाहे विपक्ष को चाहे इसको सिराधार करना चाहिए, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कि भाई मैं ये नहीं कहता, आज अब बात अयोध्या की है कि बहुत सारे जगह चर्चाएं चल रही है कि भाई अयोध्या क्यों हार गए। जी मेरा सवाल अगला यही होने वाला था, मतलब यूपी क्यों हार गई? यूपी तो गढ़ बोला जा रहा था। हाँ तो देखिए उसमें बात ये थी कि मरता क्या नहीं करता। मर कौन रहा है यहाँ पे? मर विपक्ष रहा था कि 10 साल से सत्ता में नहीं था। हाँ। और उसको पता था कि इस बार भी हम नहीं आएंगे। हाँ, पर आ गए। सत्ता में तो नहीं है विपक्ष, लेकिन अपनी पूरी कोशिश की, साम दाम दंड भेद, 1 लाख साल ही ना देंगे, ये देंगे, मोदी जी संविधान बदल देंगे। मतलब आज लेकिन फिर भी जो लोग 99 पे जश्न मना रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि 10 सालों से जिस पार्टी को, जिस नेता को मैं घेर रहा था कि ये संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो है क्या कहते हैं मुस्लिमों को देखना नहीं चाहते हैं, UCC NRC ये वो, समझ रहे मेरी बात को, इलेक्टोरल बॉन्ड पे घोटाला, चंदा चोर, ये चोर पूरे देश में। लेकिन आज वो जो है तीसरी बार आज़ादी के बाद नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है, इतिहास के पन्नों में ये भी दर्ज हो चुका है। और देखिए 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है, गलतियां किसी से हो सकती हैं, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश को सिरोधार करके और जो गलतियां कहीं हुई उससे सबक लेकर के आगे काम करेगी, और अगली बार फिर प्रचंड बहुमत से आएंगे। कहाँ के रहने वाले भैया? वाराणसी। वाराणसी। अरे जी आप लोग क्या कर दिए, एक बार 5,70,000 दे देते हैं, एक बार 4,80,000 देते हैं, इस बार 3 घंटा पीछे रखता है, 1.5 लाख वोट से जितवाते हैं। परिवारवाद, जातिवाद हावी रहा था यूपी में, हावी रहा है। हावी रहा है। तो ये जो मतलब कयास लगाया जा रहा था कि अभी भी लोग डेवलपमेंट को छोड़ के कास्ट पे बात कर रहे हैं, ये सही रहा है? ये तो दुख की बात है कि मैं खुद बनारस से हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमारे संसदीय क्षेत्र के हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोगों को दुख इस बात का है कि हम लोग अयोध्या हार गए थे। क्या कर सकते हैं कि वो मेन जो कांग्रेस का जो 8,000 जो महिलाओं को खाते में पैसा आने का मुद्दा रहा है, और कास्ट का मुद्दा रहा है, वो चल गया है यूपी में, वही चला है यूपी में। अच्छा एक सवाल और भी है मेरा कि योगी और मोदी में मतभेद बताया जा रहा है। योगी ने 35 ऐसे सांसद के नाम सजेस्ट किए थे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे। मोदी सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन 35 के 35 नाम को खारिज कर दिया, और अब बात ये उठ रही है कि उन 35 के 35 सीट पे हार चुकी है बीजेपी। तो ये मतभेद है कहीं ना कहीं। मतभेद है, और इसमें मतलब केजरीवाल बोल रहे थे वो सही है। हाँ ये एग्जैक्ट सही है। पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, कुछ विश्वासघाती लोग थे जिन्होंने सही तरीके से ज़मीन पर उतर पे काम नहीं किया और पब्लिक से मिले नहीं।
सबसे बड़ा कारण था जिनको वापस से टिकट दिया, टिकट बंटवारा भी गलत हुआ था। एक कारण ये भी है यूपी में हारने का इनका। और जहाँ तक रही योगी और मोदी जी के कोई मतभेद नहीं, हम लोगों ने खुद देखा है। योगी जी हमारे यहाँ हर 15 दिन 10 दिन पे आते जाते रहते हैं और ऐसा कोई मतभेद नहीं रहा है। एक्टिव सीएम है वो, तो खैर कोई इसमें दो राय है ही नहीं। पर आप लोग कहीं ना कहीं अभी वो जो बोला जा रहा है कि राम के सगे नहीं हुए यूपी वाले, ये कहाँ से मोदी के सगे, आपको लगता है सही बोला जा रहा है? अयोध्या वासियों का पुराना जो है इतिहास रहा है कि वो राम के भी नहीं हुए, तो फिर मोदी और योगी के क्या होंगे अयोध्या वासी। तो जनता ने अपना मत साफ कर दिया कि हाँ भाई, जिसे लेके आई थी वो, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में देश देख रहा है, वो उनके हिसाब से सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं बेशक, पर वो गलतियों को सुधारा जाएगा, उन गलतियों पे काम किया जाएगा, उन गलतियों से सीखा जाएगा और अगली बार वो जो बहुमत का आंकड़ा है वो फिर से पार होगा। आपकी क्या राय है इस पर, और क्यों यूपी, खासकर अयोध्या हारी बीजेपी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। झलको दिल्ली देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।